नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत ध्वनि चैप्टर हमने इससे पहले देखा था क्लास नंबर 10 के अंतर्गत। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें ध्वनि में हमने जितनी भी थ्योरी थी सारी देख ली थी। एक आधी चीज रह गई थी जो आज हम देखेंगे, और आज के इस वीडियो में टॉपिक भी देखेंगे जो रह गया, साथ में प्रश्न की प्रैक्टिस भी हम जो है वो आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पूरा टोटल कोर्स है जिसमें ध्वनि चैप्टर देख रहे हैं, और बाकी सभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट साइंस की अलग से बनी हुई है सुपर डेट की, टॉपिक वाइज सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो जो रह गया है उसमें सबसे पहला है गुणता। क्या होता है? क्वालिटी। यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल देकर, तो समझिए गुणता होता क्या है। ध्वनि का वो लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता समान तारत्व की जो ध्वनियां हैं उनमें अंतर प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं गुणता। समान तीव्रता समान तारत्व, यहां पर आवृत्ति की बात जो है वो नहीं की गई है, तो गुणता को कहते क्या है? क्वालिटी कहते हैं। और गुणता जो है वो अधिस्वर पर डिपेंड करता है। अधिस्वर क्या होता है? ओवरटोन्स होता है, तो गुणता किस पर निर्भर करता है? अधिस्वर पर निर्भर करता है। समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होने के कारण होता क्या है? तो कारण ये होता है कि उन ध्वनियों में मूल स्वरक यानी जो टोन है उसके साथ साथ विभिन्न संख्या में जो सन्नादि है, जिसको कहते हैं हार्मोनिक्स, वो जो है वो उपस्थित रहते हैं। तो वही कारण होता है कि समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर हमें जो है वो प्रतीत होता है। अभी इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी आपके लिए मैंने रखा है, वो हम देखेंगे। और कोई स्वर एक ही आवृत्ति का नहीं होता है, उसमें ऐसे भी स्वरक मिले होते हैं जिनकी आवृत्तियां अलग अलग होती हैं। जिस आवृत्ति के स्वरक की प्रधानता जो है उसमें रहती है उसे हम कहते हैं मूल स्वरक। उन्हें हम मूल त्वरक कहते हैं, फंडामेंटल टोन के नाम से। और साथ ही साथ बाकी जो स्वरक होते हैं उनको सन्नादि स्वरक कहते हैं, जिनको हम कहते हैं हार्मोनिक टोन। इनकी आवृत्ति जो है वो मूल स्वरक जो है उसकी दोगुनी तिगुनी आदि जो है वो होती है। और ये जो सन्नादि स्वरक होते हैं इनकी मात्रा की विभिन्नता के कारण ही जो स्वर का रूप आप देखते हैं बदला हुआ देखने को मिलता है। अब इस चीज को समझिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि गुणता की भिन्नता के कारण हम अपने जो परिचित होते हैं उनकी आवाज सुनकर पहचान लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, फोन पे सुनते हैं आवाज और कहते हैं कि आपका कि ये बोल रहे हैं, तुरंत हमने पहचान लिया। ये सामने ही आप बातचीत कर रहे हैं और आप नहीं इसको देख रहे हैं, तब भी आप गुणता की भिन्नता के कारण ही जो परिचित होते हैं उनकी आवाज को सुनकर केवल पहचान लेते हैं। साथ ही साथ इसी की भिन्नता के कारण अगर दो वाद्य यंत्र हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक ढोलक बज रही है और एक मान लीजिए तबला बज रहा है, तो उनसे उत्पन्न समान तीव्रता और समान आवृत्ति की अगर ध्वनि है, उससे भी वही साउंड प्ले किया जा रहा है, उससे भी, दोनों से, पर उसको स्पष्ट रूप से हम पहचान लेते हैं। और वो भी क्या रीजन होता है? वो भी गुणता ही जो है वो रीजन होता है। फिर बात करते हैं स्वर अंतराल की, जिसको हम कहते हैं म्यूजिकल इंटरवल। ये क्या होता है? तो जब कोई वाद्य यंत्र केवल एक ही आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसे हम कहते हैं स्वर। और एक साथ जब दो स्वरों को बजाने पर उनका प्रभाव उनकी आवृत्तियों के डिफरेंस जो है उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनके अनुपात पर निर्भर करता है। तो दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को हम कहते हैं स्वर अंतराल। इस लाइन को केवल आपको यहां पर समझना है कि एक साथ दो स्वरों को बजाने पर उनका जो प्रभाव होता है वो उनकी आवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसके अनुपात पर निर्भर जो है वो करता है। तो ये जो अनुपात है वो दो स्वरों की आवृत्तियों के अनुपात को कहते हैं हम स्वर अंतराल। वैसे ये सारी चीजें आपके कोर्स में है, इसीलिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन अगर यहां से आएगा तो किस पर बेस्ड आएगा। ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ऊपर कि गुणता की भिन्नता के कारण हम अपने परिचित जो है उनकी आवाज सुनकर पहचान लेते हैं, और क्वेश्चन बनाने का तरीका ऐसे हो सकता है कि किस विशेषता के कारण हम अपने जो परिचित हैं उनकी आवाज सुन करके पहचान लेते हैं। ऑप्शन में आपको गुणता दिया जा सकता है, तारत्व दिया जा सकता है, और आवृत्ति दिया जा सकता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे बात करते हैं आपका अनुरणन। अनुरण क्या होता है? ये नया टॉपिक है। वो आपका जो गुणन जो गुणता था वो वहीं पे कंप्लीट है। अनुरणन को समझिए क्या होता है। कोई बड़ा हॉल जिसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है, जिसको हम बोलते क्या है? गूंज रही आवाज। आप देखते हैं ना बहुत से कमरे, जैसे खाली कमरा होता है तो उसमें क्या होता है, एक इको टाइप का बन जाता है, जिसको हम देखिए अनुरण को कहते भी इकोइज्म। इको टाइप का होता है, यानी कि जो आप बोल रहे हैं कई बार वो डबल डबल या खाली लगता है ऐसे चीजें गूंज रही हैं। तो वही चीज है कि कोई बड़ा हॉल है उसमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन जो है उसके कारण काफी समय तक बनी रहती है, जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना पड़े। यही सेम स्थिति आप देखते हैं बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ों वगैरह चले जाएं तो वहां पर भी आपको ऐसा महसूस होता है। और ये बारंबार जो परावर्तन होता है जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है, क्योंकि
जो बोलते हैं बार बार हल्का रिपीट हो रहा है ना, जैसे आप बोल रहे हैं अनुरणन 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 अनुरणन, तो क्या हो रहा है, धीरे 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 आवाज उसकी कम हो रही है, तो ये बना रह रहा है। तो ध्वनि का जो स्थायित्व होता है इसी को हम अनुरणन के नाम से जानते हैं। बस इसमें इतना सा खास है कि जब तक ये इतनी कम ना हो जाए कि ये सुनाई ना पड़े, तो ये बनी रह रही ना, तो स्थायित्व बना रह रहा है, तो इसे हम कहते हैं अनुरणन। तो आसान सा है, पहचान गए होंगे। इसी के अंतर्गत और चीजों को समझिए कि कोई सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर कोई सभा में कोई स्पीक दे, कोई चीज बोल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, तो उसकी जो बात है, वो आवाज जो भी कहना चाह रहा है, वो सीधे स्पष्ट तौर पर सामने वाले को सुनाई देना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर यही अनुरणन होगा और वो अपनी एक बात बोलेगा और वो आवाज रिपीट होती रहेगी, तो वो अपनी आवाज अगली बोलने के लिए उसे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो इसलिए ये अवांछनीय होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। इसलिए अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की जो छत होती है और दीवारों जो होती हैं, उन पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे संपीडित फाइबर बोर्ड लगाया जाता है, खुरदुरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे रहते हैं। सीटों के पदार्थ जो है उनका चुनाव भी इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर ही किया जाता है। तो ये आपका अनुरणन को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि बार बार आवाज जो है वो गूंजे ना। साथ ही साथ ध्वनि के परिवर्तन को भी, परावर्तन को भी समझते हैं। अब एक चीज को यहां समझिए कि हम पढ़ के आए हैं प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन तो होता ही होता है, ध्वनि का परावर्तन भी होता है। अनुरणन हमारा वहां हुआ समाप्त। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, कोई ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौट आती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकरा करके लौटती है। तो प्रकाश की भांति ध्वनि भी कोई ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होता है। मैंने बताया प्रकाश में घटना देखने को मिलती है। तो परावर्तन का जो नियम है, इसका पालन जो है ध्वनि कर रहा है, सेम वैसे ही प्रकाश का में भी जैसे नियमों का पालन होता है, वैसे ही आपका ध्वनि में भी जो है वो होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साथ ही साथ इसी में एक पॉइंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ध्वनि तरंग है, उनके परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो भी ध्वनि आप बोल रहे हैं टकरा करके वापस लौट रही है, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा सिस्टम आप देखिए अनुरणन से भी उसी का एक हिस्सा आ जाएगा। क्योंकि अनुरणन में भी आवाज इस टकरा के इधर उधर गूंजती रहती है। और इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज समझाने का प्रयास किया है, कोई अवरोध से टकरा करके वापस आ रही है, तो वही कहा गया है कि अवरोध की आवश्यकता होती है किसके लिए, परावर्तन के लिए, बड़े आकार का, चाहे वो पॉलिश किया हो या फिर खुरदुरा हो, ये दोनों ही टाइप के यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमने देख लिया परावर्तन। अब समझते हैं प्रतिध्वनि को, जिसको हम कहते हैं इको। एक चीज में अंतर समझिए, ये है प्रतिध्वनि जो हम देखेंगे, और जो इससे पहले हम देख के आए थे वो था इकोइज्म। इको और इकोइज्म, इकोइज्म अनुरणन होता है और इको जो होता है वो आपका प्रतिध्वनि होता है। इकोइज्म देख चुके हैं, इको को समझते हैं। तो कोई उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ से टकराने के बाद पुनः सुनाई पड़ने वाली जो ध्वनि है, उसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि। उसमें क्या होता था, स्थायित्व बना रहता था जब तक उसकी बात होती थी। चीज वही है यहाँ भी, पर यहाँ पर उसी का थोड़ा सा छोटा हिस्सा है। तो कोई उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ से टकराने के बाद पुनः सुनाई पड़ने वाली ध्वनि को हम कहते हैं प्रतिध्वनि। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, और स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल भी अवश्य होना चाहिए। ये आपका समय होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आप ये ब्लू कलर्स का देख रहे हैं, इससे पूछा जाता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से कितनी होनी चाहिए दूर। तो न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। इस चीज को एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से ये जो मीटर की दूरी है ये जो है वो पूछ ली जाती है। और ये दूरी वायु के ताप के साथ बदल भी जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या प्रभावित करता है ताप, तो बिल्कुल करता है। लिखा है ना कि दूरी जो है ये वायु के ताप के साथ बदल जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो नॉर्मल सा है प्रतिध्वनि। अब देखते हैं ना, वही चीज मैंने अभी आपको इक्वेशन में समझाई कि आप पहाड़ पर, इमारत पर बोलते हैं तो आवाज आपकी गूंजती है, तो वही आपका प्रतिध्वनि के अंतर्गत आता है। हमें अपनी आवाज खुद ही सुनाई देती है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई, कोई उचित परावर्तक वस्तु जैसे कोई इमारत या पहाड़ से टकराने के बाद फिर हमें सुनाई पड़े, तो उसके बीच में कितना समय होता है, तो कितनी दूरी होती है, तो 17.2 मीटर अवश्य होना चाहिए। और समय की बात करें तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। अब प्रतिध्वनि हमने देख लिया, एक हमारा टॉपिक रह गया था, और वो था आपका पराध्वनि के अनुप्रयोग।
जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह देख हम पहले चुके हैं, उसके अनुप्रयोग को यहाँ पर देख लेते हैं। वहां पर हमने शॉर्ट में बता दिया था, पर कुछ और भी अनुप्रयोग हैं, उनको देख लेते हैं। तो जो पराध्वनियां होती हैं वो उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। इस चीज को समझिए, देख हम पहले चुके हैं। मैंने तीन आपको बताए थे, एक था आपका पराश्रव्य और एक था आपका श्रव्य और एक था अपश्रव्य। तो वो तीनों हम देख चुके हैं, परंतु उसका जो यूज है उसमें अल्ट्रासाउंड का हमने यूज भी बता दिया था, पर यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा यूज भी हम इसके देख रहे हैं। तो पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की तरंगे होती हैं। पराध्वनियां जो अवरोध होते हैं उनकी उपस्थिति में भी निश्चित परगमन कर सकती हैं। अगर कोई अवरोध हो उस स्थिति में भी इनका यूज होता है। साथ ही साथ उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियां जो है उनका विस्तृत रूप से आप देखेंगे उपयोग जो है वो किया जाता है। जैसे आप देखते हैं जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी जो फोटो ली जाती है, वहां पर इस पराध्वनि जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड द्वारा जो गर्भवती स्त्री होती है उनके गर्भस्थ शिशु की अगर जांच करनी है तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे बड़े स्तर पर होता है। उद्योगों में अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया कि कुछ अवरोध होते हैं, उनकी उपस्थिति में भी परगमन कर सकती हैं, तो वहां पर भी और भी हमें भी यूज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि पराध्वनियां प्राय उन भागों को भी साफ करने में यूज की जाती हैं जिन तक पहुंचना कठिन होता है, जैसे कि कुछ सर्पिलाकार नली है, विषम आकार के पुर्जे हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। इन सभी में जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में हम रखते हैं और इन विलयन में पराध्वनि तरंगे भेजी जाती हैं। और उच्च आवृत्ति होती है इनकी पराध्वनि की, मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। तो उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार पूरी तरीके से वस्तु जो है आपकी साफ हो जाती है। तो इस प्रकार से उद्योगों के क्षेत्र में भी आप देख रहे हैं किया जाता है। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे पराध्वनि का यूज धातु के जो ब्लॉक होते हैं उनमें दरार और अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी जो है वो किया जाता है। कैसे, इस चीज को समझिए। धात्विक घटकों को प्राय बड़े बड़े भवन, पुल, मशीन और वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के जो ब्लॉक होते हैं जो यहाँ हमने बताया उसमें दरार और अन्य दोषों का पता लगाया जाता है। तो कैसे, धातु के जो ब्लॉक होते हैं उसमें विद्यमान दरार या जो छिद्र होते हैं तो बाहर से तो दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को जो है ये कम कर देते हैं अगर अंदर किसी प्रकार का दरार है। तो पराध्वनि तरंगे क्या करती हैं, धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए जो संसूचक होते हैं उनका यूज किया जाता है। यदि थोड़ा सा भी कोई उसमें दोष होता है तो जो पराध्वनि तरंगे होती हैं वो वापस से वहीं से परावर्तित हो जाती हैं, तो दोष की उपस्थिति को जो है वो बता देती हैं। अब समझिए इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली। अगर कोई पुल ही बनाया जा रहा है, पुल में आपकी कोई एक मोटी सी दीवार है और उसके अंदर पूरा आपने बना रखा है और अगर बीच में कहीं पर उसमें छेद है, अंदर ही से खोखला है अंदर से, तो क्या होगा, उसकी मजबूती कहीं ना कहीं उतनी कम हो जाएगी, वो गिरने ढहने की कंडीशन में आ सकता है। तो पराध्वनि तरंगे जब भेजी जाती हैं अंदर, अगर इस प्रकार का कोई आप देखते हैं दोष है तो वहीं से वो परावर्तित हो जाती हैं और उससे दोष की उपस्थिति को पता चल जाता है। तो ये हो गया इसके यूज। चलिए लास्ट देखते हैं हमारा, वो है डॉपलर प्रभाव और इसके बाद हम प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है इस चीज को समझिए। और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिएगा। ढेर सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो डॉपलर इफेक्ट को समझते हैं होता क्या है। तो ये जो प्रभाव है इसको ऑस्ट्रिया के भौतिक वेदता थे जिनका नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, तो डॉपलर के नाम पर ही नाम पड़ा, 1842 में प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार होता क्या है, श्रोता या जो स्रोत है, श्रोता या स्रोत, इनकी गति के कारण कोई जो तरंग है, ध्वनि तरंग हो या प्रकाश तरंग हो, उसकी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं और जहां से आपका साउंड आ रहा है कहीं ना कहीं उसमें अगर दूरी बढ़े या घटे तो कहीं ना कहीं जो उसकी आवृत्ति है वो बदलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी बदली हुई प्रतीत जो आवृत्ति है उसको, इसकी प्रतीत होने की जो घटना होती है उसको हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। अब इसको समझिए कहना क्या चाह रहा है आपका यहाँ पर ये डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब ये है जैसे कि आप खड़े हुए हैं यहाँ पर और सामने से जो है वो यहाँ से ये ट्रेन आ रही है, अभी ट्रेन यहाँ है, कुछ देर बाद ट्रेन यहाँ आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चढ़ रही, कहने का मतलब वो साइड में खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन जो है यहाँ से आ रही है। अब ट्रेन छुक छुक करते हुए आ रही है तो यहाँ पर जो इसकी आवाज आएगी, ये जो है, जो व्यक्ति खड़ा है, आदमी खड़ा है, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए है श्रोता यानी कि सुनने वाला। यहां पर लिखा था ना स्रोत और श्रोता, तो श्रोता है ये आपका व्यक्ति।
और या स्रोत, स्रोत मतलब जहां से वो चीज, जहां ध्वनि जो है वो उठ रही है। तो यहाँ ट्रेन से जो है ये क्या है, ध्वनि उठ रही है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्रोत है और ये हमारा श्रोता है। अब इनमें गति हो रही है, तो मतलब ये तो चलिए यहीं खड़ा है, ट्रेन आपकी आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ एक टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी और एक टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगी, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे गति हो रही है आप देख रहे हैं, तो आप बहुत दूर से आती ट्रेन को सुनते हो, पास आती ट्रेन को सुनते हैं, अंतर होता है, क्लियर अंतर होता है। तो वही अंतर जो होता है वो आवृत्ति में बदलती हुई प्रतीत होती है। इस जरिए से डॉपलर ने जो है वो समझाया था। इन्होंने कहा जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तो गति हो रही, ट्रेन आ रही है, तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। यानी दूर से आप ट्रेन सुनिए और एकदम धीरे धीरे नजदीक आते रहे तब सुनिए, तो आवृत्ति क्या होगी, बदलती हुई होती है। तो इस आवृत्ति बदली हुई जो प्रतीत होने की जो घटना होती है, इसी को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव, इसी को हम क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा डॉपलर प्रभाव होता क्या है। अब इसमें कुछ और बिंदुओं को भी समझिए कि इनमें निम्न स्थितियां होती। पहली स्थिति, जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है, तब आवृत्ति हमें बढ़ती हुई प्रतीत होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि तब डॉपलर प्रभाव के अनुसार कि क्या होता है जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही है, तो आपको पता होना चाहिए तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगी जब दूरी घट रही हो, और जब आपेक्षिक गति से श्रोता और जो स्रोत है उसकी दूरी जो है वो बढ़ रही हो, तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। इतना सा समझ गए आप। दूरी घटने का मतलब क्या है कि जहां व्यक्ति खड़ा है और जहां ट्रेन है वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तो क्या है, उनके बीच क्या हो रही है, दूरी घट रही है। तो जब दूरी घट रही है तो हमें जो साउंड पहले दूर सुनाई दे रहा था उसमें और पास आते साउंड में क्या होगा, आवृत्ति उसकी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। यानी कि जब आप दूर से सुनेंगे तो आपको बहुत धीरे से सुनाई देगी ट्रेन, और जब एकदम नजदीक आ जाएगी तो आपको बहुत तेज सुनाई देगी ट्रेन। तो उसी तेज से ही आवृत्ति बढ़ती हुई, जैसे जैसे नजदीक आ रही है आवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसी का जस्ट जो अपोजिट है, अगर ट्रेन वापस, अगर हम बैक साइड दौड़ा दिया जाए तो इस, या ऐसे भी तो समझ सकते हैं, आप यहाँ खड़े ट्रेन इस तरफ जा रही है, अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि ट्रेन एक ही दिशा में चलेगी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रेन यहाँ तक पहुंच चुकी है, अब ये यहाँ से और आगे जा रही है, तो यानी कि वो धीरे धीरे दूर जा रही है। तो इस श्रोता से और स्रोत के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, तब आवृत्ति में घटती हुई प्रतीत होती है, तो सीधा सा ये उल्टा हो जाएगा। अब इस पर बेस्ड एक फॉर्मूला भी होता है क्या, कि ध्वनि तरंगों के लिए आभासी आवृत्ति बराबर होता है प्रेक्षक के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग, ये दोनों बटे हुए रहेगा और गुणे में आपका वास्तविक आवृत्ति। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो इन्हीं वैल्यू को आप रख करके इस प्रश्न को भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डॉपलर इफेक्ट। एक एग्जाम्पल को और समझ लीजिए जहां से क्वेश्चन आता है, फिर हम प्रश्न को देखेंगे। एग्जाम्पल आपसे ऐसे आता है कि डॉपलर प्रभाव के कारण ही जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है तो उसकी ध्वनि बड़ी तीखी अर्थात अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, और जैसे ही इंजन श्रोता को पार करके दूर जाने लगता है तो ध्वनि मोटी अर्थात कम आवृत्ति की सुनाई पड़ती है, जिसको हमने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा भी दिया। अब देखते हैं हमारे 20 प्रश्न में प्रश्न नंबर 1, लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सभी में बराबर होती है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है, ए वाला जो ऑप्शन है ये जो है आपका सही होगा। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल जो है वो सबसे ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि जो इसका जो घनत्व होता है वो अगर आप अंश कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। हाइड्रोजन में अगर ध्वनि की चाल की बात करें होती कितनी है, तो 1259 मीटर प्रति सेकंड जो है आपकी चाल होती है। ये भी आप चाहें तो जो है वो याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन जो है इसमें ध्वनि की चाल 1259 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दूसरा। दूसरा प्रश्न है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है तो उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल क्या होगा। मैंने आपको बताया था, एक आपको सूत्र केवल याद रखना है और वो सूत्र था आवृत्ति। आवृत्ति को मैंने बताया था दो तरीके से जो है वो डिनोट करते हैं, एक एन से डिनोट करते हैं और आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो एफ से भी डिनोट करते हैं। तो किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल, अब प्रश्न में अगर देखिए तो क्या दे रखा है, आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं, इसको टी से डिनोट करते हैं। टाइम ड्यूरेशन के सेंस में होता है ना आपका आवर्तकाल, तो आपका आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है। प्रश्न में देखिए तो 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, तो हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज किसकी
आवृत्ति का मात्रक होता है। मैंने बताया था ना कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज से आप पहचानेंगे ये किसका मान दे रखा है, तो ये आवृत्ति का मान दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस आवृत्ति की जगह इस 5000 हर्ट्ज को जो है वो रख देंगे, 5000 और आवर्तकाल निकालना है आपको। तो आप क्या करिए, आवर्तकाल को इधर कर लीजिए, आवृत्ति को बटे में ले आइए। हम क्या करते हैं, आवर्तकाल को इधर रख लेते हैं और आवृत्ति जो है वहां पर रख देते हैं जहां पर आपका आवर्तकाल लिखा हुआ है, यानी कि 1/5000। इस प्रकार से आपका जो है हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/5000 कितना आएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5000 इतने जितनी भी आपकी वैल्यू है, पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर आपका एक बार में तो जाएगा नहीं, फिर जीरो एक और बार बढ़ाएंगे, एक और बार जीरो बढ़ाएंगे, जितने अंदर वैल्यू नीचे वैल्यू उतनी बार आप बढ़ाएंगे। और उसके बाद 5000 डायरेक्ट दो बार में आपका जाएगा 10,000। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका इस प्रकार से आंसर जो होगा वो 0.002 आएगा। इस चीज को समझ रहे हैं आप कैसे किया गया है, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। 5000 इस प्रकार से लिखा है और अंदर जो है आपका एक लिखा हुआ है। अब 5000 एक से तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे पॉइंट। अब पॉइंट लगाकर अंदर जीरो बढ़ाएंगे, तो फिर अभी भी नहीं जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, एक जीरो अंदर बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, एक जीरो अंदर बढ़ाएंगे, अभी भी एक ही हजार है, जबकि 5000 बड़ी वैल्यू है। तो एक और जीरो बढ़ाएंगे और एक और यहाँ पर जीरो लगाएंगे। अब अंदर 10,000 हो गया। अब 5000 कितनी बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो आंसर आपका 0.0002 आ जाएगा। तो 0.0002 सेकंड आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कि ध्वनि का वेग महत्तम किसमें होता है। निर्वात में होता है, धातु में होता है, द्रव में होता है, वायु में होता है। महत्तम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम मतलब होता है, लघु मतलब होता है छोटा, और महत्तम मतलब बड़े से बड़ा। तो महत्तम और लघुत्तम में कंफ्यूज नहीं होना है। महत्तम मतलब आपको अधिक से अधिक बताना है किसमें जो है वो होता है। तो मैंने बताया था कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पर अगर देखिए तो निर्वात, धातु, द्रव और वायु दे रखा है, तो आपका आंसर धातु यहाँ पर जो है वो सही होगा। मैंने ये भी आपको बताया था कि धातु में भी आपको एल्यूमिनियम देखने को मिले, लोहा देखने को मिले, तो आपको क्या टिक करना है कि लोहा में सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका लोहा आएगा। एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद नंबर आपका लोहे का जो है वो आएगा। एल्यूमिनियम में आपका जो होता है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 5640 मीटर प्रति सेकंड। पर अगर लोहे की बात करें तो लोहे में यही स्पीड 5130 मीटर प्रति सेकंड जो है वो होती है। और भी यहाँ पर जो दे रखे हैं ऑप्शन, जैसे कि आपका निर्वात दे रखा है, तो निर्वात में तो ध्वनि आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए चाहिए होता है माध्यम। इस चीज को ध्यान रखिएगा, निर्वात से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कहेंगे निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। प्रकाश चल सकता है, निर्वात में ध्वनि आपकी नहीं चल सकती। द्रव जो है, इसमें द्रव में भी अलग अलग है। जैसे जल में अगर बात करें तो 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। पूरे पहली जो इससे जस्ट पहली वाली क्लास थी उसमें सब पूरी लिस्ट मैंने आपको करा दी थी, इसीलिए कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाए। तो वायु वाला आपको जरूर रटा होना चाहिए, इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं ना, तो 332 मीटर प्रति सेकंड ये जो है वो ध्वनि का वेग होता है किसमें, अब वायु में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न में ध्वनि, ध्वनि नहीं, तो उससे उत्पन्न में जो ध्वनि है उसका भेद निम्नलिखित में से किसमें अंतर का कारण करके जो है वो किया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि गुणता या केवल प्रबलता। बताइए, मैंने अभी एक पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दिया कि ऐसे ही क्वेश्चन आपका आता है, और यही चीज हमने यहाँ पर दी है। मैंने आपको बताया, आंसर की बात करते हैं तो ध्वनि गुणता मैंने आपको समझाया, तो केवल ध्वनि गुणता ही आपका सही होगा जब आपका सितार की बात हो रही है और बांसुरी की बात हो रही है, इस पर एक ही स्वर जो है वो बजाया जा रहा है। जब एक ही स्वर बजाया जाए तो जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसमें अगर आपको अंतर करना है तो उसका आधार होता है ध्वनि गुणता। हमने गुणता को पूरा कंप्लीट देखा एग्जाम्पल सहित। ध्वनि की गुणता, ध्वनि में उपस्थित जो सन्नादि होते हैं और जो अधिस्वर होते हैं उनकी जो संख्या होती है उस पर डिपेंड करती है। वो भी हमने डिटेल में अभी जो है वो आज ही जो है वो देखा। चलिए देखते हैं अगला, कि पांचवा, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। लगभग 5 डेसिबल, 10 डेसिबल, 30 डेसिबल या फिर 100 डेसिबल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। डेसिबल होता क्या है, डेसिबल मैंने बताया था ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापने की इकाई जो है वो होती है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। आंसर की बात करते हैं चलिए इन चारों में से, तो कौन सा सही होगा, तो इनमें से आपका ऑप्शन यहाँ पर लगभग 30 डेसिबल जो है वो सही होगा। 30 डेसिबल
से लेकर के 50 डेसिबल भी तक हो सकता है लगभग। अगर आप देखें तो ऑप्शन में देखिए तो उसके नियर बाई कोई और नहीं है, तो इसलिए 30 डेसिबल के साथ हम जाएंगे। जो व्यक्तियों की पारस्परिक बातचीत होती है उसमें अगर और धीरे से बातचीत है, जैसे जिसको हम बोलते हैं फुसफुसाहट, तो वो आपकी लगभग 15 से लेकर के 20 डेसिबल जो है वो होता है। अगर गुस्से में कोई बातचीत कर रहा है तो 70 से लेकर 80 डेसिबल तक की आवाज जो है वो निकाल सकता है। और लाउड स्पीकर जो होती है उसमें 70 से लेकर के 100 तक की डेसिबल तक की आवाज उत्पन्न जो है वो की जा सकती है। तो ये डेसिबल स्तर होता है अलग अलग। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो है वो कौन सी होती हैं? दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव? कौन सा सही होगा? दूर संचार के लिए कौन सी तरंगों का यूज जो है वो किया जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आंसर यहाँ पर माइक्रोवेव सही होगा। माइक्रोवेव ये इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। माइक्रोवेव का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म तरंगों से है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और वेव मतलब तरंगे, तो माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सूक्ष्म तरंगे जो होती हैं इनका यूज किया जाता है किसमें? दूर संचार के लिए। अब देखते हैं ना वो सैटेलाइट वगैरह के थ्रू जो है आप घर में टीवी में डिश टीवी वगैरह देखते हैं, उसी की बात यहाँ पर की गई है। और इसका यूज और आपको ऑप्टिकल फाइबर में भी देखने को मिलता है। ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं वो देखा होगा आपने, जो जियो है उसने काफी जगह बिछा रखे हैं ऑप्टिकल फाइबर जो है, इसमें भी यूज किया जाता है इन्हीं जो है वो किरणों का। अगला देखते हैं आपका। अगला है महिलाओं की जो तीखी आवाज होती है वो किसके कारण होती है? नीची आवृत्ति के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, तीखी स्वर के कारण या फिर मजबूत कंठ के कारण? मैंने आपको पूरा बताया था, तारत्व पूरा डिटेल में हमने देखा था। उसमें आपको बस यही ध्यान रखना था जहां ये क्वेश्चन मैंने आपसे जो है वो पूछा है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की इन चारों में से। तो मैंने आपको बताया था कि जो महिलाओं की तीखी आवाज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पतली आवाज भी कहते हैं, वो होता है उच्च आवृत्ति के कारण। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। मैंने आपको तारत्व समझाया था। तारत्व क्या होता है? तारत्व वो लक्षण होता है जिससे ध्वनि की मोटी या पतली आवाज हम कहते हैं, या डिफ्रेंशिएट करते हैं। तारत्व जो है वो किस पर डिपेंड करता है? तो तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति पर जो निर्भर करता है उसी में हम कहते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति अगर अधिक है, सुनिए ध्यान से, क्या ध्वनि की आवृत्ति अगर अधिक है तो जो उसका जो तारत्व होगा वो भी आपका जो है वो अधिक होगा। परंतु अगर महिलाओं की ध्वनि की आवृत्ति की बात करें तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो आप कहेंगे अधिक होती है, अधिक आवृत्ति की होती है। इसलिए उनका जो तारत्व होता है वो भी जो है वो अधिक होता है। और आवाज भी तीक्ष्ण जो है वो प्रतीत होती है, तीखी आवाज जिसको हम कहते हैं। और वहीं अगर आपसे कहा जाए पुरुष जो है उनकी मोटी आवाज किसके कारण होती है? तो तारत्व कम होने के कारण जो है वो होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर जो है वो खड़े हुए हैं और आपका जो आप कुछ बोल रहे हैं वो ऐसे 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 आवाज जा रही है, और एक आपका इस प्रकार से परावर्तक तल है, यहाँ से वो आवाज टकराती है और वापस से जो है वो लौटती है और आपको जो है वो कानों में जो है वो सुनाई देती है। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल ये कितनी होनी चाहिए? तो मैंने बताया था 17.2 मीटर की लगभग होनी चाहिए। और ऑप्शन में चारों में से देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। समय भी मैंने बताया था लगभग 0.1 सेकंड का जो है होना चाहिए, ये भी चीज अभी हमने सीखी। नवा प्रश्न है, जेट विमान में आवाज का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है? 180 डेसिबल, 170 डेसिबल, 140 डेसिबल या 120 डेसिबल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो पूरी मैंने इसमें भी बताई थी कि अगर साधारण बातचीत हो 30 से 40 डेसिबल, जोर से बातचीत करे कोई तो 50 से 60, मोटरसाइकिल या वैद्युत मोटर में 110 डेसिबल, सायरन में अगर आप देखेंगे तो 110 से लेकर 120 डेसिबल, जेट विमान की जो बात यहाँ पर की गई है ये आपका 140 डेसिबल से लेकर के 150 डेसिबल तक की आवाज जो है वो देखने को मिलती है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। इससे और ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? तो मशीन गन में देखने को मिलता है, जो कि आपका 170 डेसिबल जो है उसको दर्शाता है, जो कि यहाँ पर 170 डेसिबल दे रखा है, ये मशीन गन। और इससे भी ऊपर 180 डेसिबल जो कि आपका किसमें होता है? मिसाइल वगैरह में जो है आपको देखने को जो है वो मिलता है।
मिसाइल की जो आवाज होती है उसमें। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम मान क्या होता है। अभी क्वेश्चन हमने देखा था ना 5000 हर्ट्ज वाला, तो मान हर्ट्ज में दे रखा था, तो तुरंत हम पहचान गए कि हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, वही यहाँ पर मान दे रखा है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, फैरेड, पॉइज, हर्ट्ज या अर्ग में से। तो आवृत्ति से संबंधित था आपका हर्ट्ज, तो आवृत्ति मापने की इकाई होती है आपकी हर्ट्ज। अगला देखते हैं, रेडियो तरंग का वेग जो है वो कितना होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ 6 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ 6 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो है रेडियो तरंग का वेग होता है, लगभग लगभग आप कह सकते हैं प्रकाश के वेग के समान ही होता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, समान प्रावस्था में कम पाए गए जो मान होता है, ये अलग अलग एक्चुअल में लिखा है, ये एक साथ में लिखा हुआ है कंपायमान। तो समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की जो दूरी होती है उसको जो है वो क्या कहते हैं। तरंगदैर्घ्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, वेग कहते हैं, या फिर आयाम कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। मैंने आपको बताया भी था कि जब आपका जो कंपायमान यहाँ पर बात हो रही ना स्थिति, तो इस प्रकार से ही आपका एक माध्य अवस्था होती थी, ये आपकी जो है ये माध्य अवस्था है। अब जब कोई कंपन हो रहा है तो इस प्रकार से ऊपर तक आपका जा रहा है, उसके बाद वापस से नीचे आ रहा है, और वापस से इस प्रकार से ऊपर जा रहा है। इस तरीके से आपका होता है कंपन। तो ये जो ऊपर वाली स्थिति होती थी इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम स्रंग बोलते थे। और जो नीचे वाली स्थिति होती थी इसको हम क्या कहते थे, गर्त कहते थे। और यहां से लेकर के अगला वाला जो सुरंग है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती थी इसको हम क्या कहते थे, लेमडा, या इसी को हम तरंग दैर्ध्य जो है वो कहते हैं। साथ ही साथ यहां जो सुरंग है वो मैक्सिमम जितना ऊपर जाता है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको हम ए से प्रदर्शित करते थे, जिसको हम कहते थे आयाम, जिसको हम इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये आपका क्या होता था, आयाम होता था। जो कहते नहीं थे हम कि दोलन करने वाली कोई वस्तु उसका अपने माध्य स्थिति से मैक्सिमम विस्थापन जो है वो कहलाता है आपका आयाम। पर प्रश्न में आप समझिए, समान प्रावस्था में कंपायनन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कण, तो एक यहाँ पर आपका हो जाएगा और एक आगे वाली स्थिति हो जाएगा, तो इनके बीच की ही दूरी पूछा गई है। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की ही बात की गई है। तो यही आपका जो है वो सही होगा। तरंग गति से समान चाल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एज इट इज मैंने आपको बताया था, ग्रीक अक्षर लैम्डा जो है उससे जो है इसे प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि पराध्वनिक गति का मापन, जो मापन होता है उसकी इकाई क्या होती है। मैक, नॉट, रिक्टर, या फिर हर्ट्ज। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से आपका मैक जो है वो सही होगा। मैक संख्या बोलते हैं इसको, मैक नंबर कहते हैं। उससे जो है वायुयान की चाल हो गया, पराध्वनिक गति हो गया, इन सभी का मापन जो है वो करते हैं। मैक संख्या जो है इसका भी अपना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है आपका कि किसी माध्यम में पिंड की चाल आप रखते हैं बटे के ऊपर, और बटे में आपका जो है रहता है उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो इस प्रकार से आप मैक नंबर जो है वो निकालते हैं। इसमें शर्त भी होती है कि अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा आया तो जो पिंड की चाल होती है वो सुपरसोनिक होती है, जिसको हम कहते हैं पराध्वनिक। ये जो यहाँ पर पूछा गया था ना, पराध्वनिक। और अगर मैक नंबर 5 से ज्यादा होता है तो पिंड की जो चाल होती है वो हाइपरसोनिक होती है, जिसको हम कहते हैं अति पराध्वनिक, जो कि उससे भी ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, ये क्या होता है इसको समझिए। नॉट जो है ये चाल का ही मात्रक होता है, और एक समुद्री मील जो है, एक समुद्री मील 1852 किलोमीटर जो है इस प्रति घंटा जो है इसके बराबर जो है ये होता है। चाली का मात्रक होता है, पर एक समुद्र मील 1852 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसके बराबर नॉट जो है वो होता है। रिएक्टर आप सभी जानते हैं, हर्ट्ज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की या प्रकाश की चाल से, या ध्वनि की चाल से अधिक, या ध्वनि की चाल से कम। तो हमने बताया था कि ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है, तो आप 300 वायु में हमने बताया था ना कि
332 मीटर प्रति सेकंड होती है वायु में। और जब हमने मैक नंबर वाला भी फॉर्मूला देखा था तो बटे में आपकी वैल्यू ध्वनि की चाल ही तो रहती थी। अगर ध्वनि की चाल बटे में आप रख रहे हैं, वायु में अगर ध्वनि की चाल बटे में रख रहे हैं, तो ऊपर कौन सी वैल्यू रहती थी? पिंड में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में पिंड की चाल। तो ऊपर वाली जो वैल्यू रखेंगे कहीं ना कहीं वो 332 जो है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका मैक नंबर एक निकल करके आएगा, या एक, या कह सकते हैं एक से अधिक निकल के आएगा। इतना आपको क्लियर हुआ? यानी कि जो ऊपर मान रखते हैं हम, वो क्या रखते हैं? वो हम रखते हैं माध्यम में पिंड की चाल, यानी कि उस पराध्वनिक विमान ही की बात की जा रही है, तो उसकी चाल कहीं ना कहीं इस 332 से ज्यादा होगी। तो आंसर हम कौन से जाएंगे? ध्वनि की चाल के बस से नहीं, प्रकाश की चाल की बात ही नहीं हो रही, ध्वनि की चाल से अधिक होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ध्वनि की चाल से अधिक होना चाहिए, तभी जो मैक नंबर है वो एक निकल के आएगा। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझा ना कि मैक नंबर अगर आपका एक या इससे अधिक आता है तो वो आपकी जो चाल होती है वो होती है पराध्वनिक, जिसको हम सुपरसोनिक कहते हैं। और जब 5 से ज्यादा आता है तब हम क्या देखेंगे कि जो पराध्वनिक है उससे और ऊपर चला जाता है, जिसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। यहाँ पर पराध्वनिक की ही बात हो रही थी, तो आपका ध्वनि की चाल से अधिक नंबर होना चाहिए। ध्वनि की चाल आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड है वायु में, तो इससे अगर ज्यादा ही नंबर होगा तभी वो मैक नंबर एक से ज्यादा निकल करके आएगा। तो ध्वनि की चाल से अधिक जो है आपका ऑप्शन सही होगा। 15 प्रश्न है कितने? ये क्वेश्चन 15 नंबर है आपका, 40 नंबर नहीं है, क्योंकि 14 हमने देखा। तो बताइए कितने से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है? 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 80 डेसिबल? बताइए कौन सा सही होगा। तो हमने देखा भी सभी ध्वनि तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि 80 डेसिबल से जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो वो कहीं ना कहीं आपका मनुष्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो यही आपका सही हो जाएगा। और जेट विमान की जो है वो 140 समथिंग होती है, तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक और मैक्सिमम अगर देखिए ऑप्शन में तो 80 डेसिबल ही है, तो इसी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि जोर से बातचीत भी लगभग 50 से 60 की रेंज में ही आ जाता है। अगला, ध्वनि का जो तारतम्य होता है किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, वेग पर, तीव्रता पर? बताइए कौन सा सही होगा। इस पर बेस्ड हमने चीजें समझी भी। तो ध्वनि का जो तारतम्य होता है, पिच होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर आवृत्ति जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया भी तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति अधिक, तारत्व अधिक, और ध्वनि सुरीली। और आवृत्ति कम, तारत्व कम, तो ध्वनि भारी। बस इतना सा अगर याद रखेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 17 प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण? बताइए। परावर्तन तो हमने देखा भी, आपको बताया भी, साथ ही साथ व्यतिकरण में भी आपका होता है और विवर्तन भी होता है, परंतु जो ध्रुवण की घटना होती है ये आपकी नहीं होती। ध्रुवण जो है वो ध्वनि तरंगों का गुण नहीं होता है, ये प्रकाश तरंगों के गुण में आता है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था, ध्वनि तरंगों में नहीं पाए जाते। बाकी अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। 18 प्रश्न, इनमें से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है? पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या वायु में ध्वनि तरंगे? तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ये भी आपकी जो चुंबकीय तरंगे उसमें आती हैं, रेडियो तरंगे भी आती हैं, एक्स किरणें भी आती हैं, परंतु वायु में जो ध्वनि तरंगे हैं ये आपकी जो है वो नहीं आती हैं। वह ध्वनि तरंगे जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उसका एग्जाम्पल है। विद्युत नहीं, आपका प्रश्न में नहीं पूछा गया था ना, विद्युत जो चुंबकीय तरंग है उसका उदाहरण नहीं है, तो ये जो है इसके अंतर्गत जो है आप कहेंगे नहीं आती है। अब इस चीज को समझिए कि क्यों नहीं आती है। मैंने बताया था आपको कि इनको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? माध्यम। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, ये सब आती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में, क्योंकि ये आपकी निर्वात में भी चल सकती हैं। इनको माध्यम नहीं चाहिए होता, ये निर्वात में भी जो है वो आपकी चल सकती हैं। ये आप कारण से इसको अलग जो है वो कर सकते हैं। अगला देखते हैं 19 प्रश्न, कि यदि किसी वस्तु की कंपनी जो है, कंपनी नहीं, कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसकी जो आयाम है वो आपका बढ़ता है, तब जो है क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, तारत्व तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों ही घटते हैं, या उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों बढ़ते हैं? प्रश्न में कह रहा है यदि कोई वस्तु है उसके कंपन जो है उनकी आवृत्ति लगातार घट रही हो, जैसे कंपन ऐसे 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 कोई चीज कर रही है और उसकी धीरे 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 घट रही हो, और उसका जो आयाम है वो क्या है? आयाम बढ़ रहा हो। आयाम मैंने बताया था ना कि जो मैक्सिमम विस्थापन होता है वो आपका आयाम होता है। जब कंपन की आवृत्ति घटेगी तो आयाम पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो आयाम भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ेगा। ये आपका कोई फिक्स नहीं है, ये चीज यहाँ पर एक कंडीशन दी है।
अब मैंने आपको आयाम भी समझाया, मैंने आपको आवृत्ति भी बताई। अब देखिए होगा क्या, तारत्व से कैसे संबंध है इसका। ध्वनि का जो तारत्व होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ध्वनि का जो तारत्व होता है वो डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति पर। आप कहेंगे बिल्कुल। कंपन की आवृत्ति अगर अधिक होगी तो ध्वनि के तारत्व क्या होगा? वो भी आपका अधिक होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी, अगर कंपन की आवृत्ति जो है वो अधिक होगी तो ध्वनि का तारत्व भी ज्यादा होगा। पर अगर कंपन की आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि का तारत्व भी कम होगा। प्रश्न में कह रहा है कंपनों की आवृत्ति घटती है, तो घटने पर तारत्व क्या होगा? जाहिर सी बात है घटेगा। तो तारत्व घटने वाला जो है एक इसमें दे रखा है, लेकिन प्रबलता बढ़ने की बात हो रही है तो प्रबलता को भी छोड़ देते हैं। तारत्व जो है घटते हैं तो इसमें भी कह रहा है घटते हैं, और इसमें बढ़ते हैं, तो आपका ए और डी तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। बी या सी में से कोई आंसर जो है वो होगा। आयाम की बात करेंगे तो आयाम भी साथ में जो है कह रहा है बढ़ता है। तो आप आयाम सोचिए ना, क्योंकि यहाँ पर प्रबलता की बात हो रही है। जब जाहिर सी बात है, जब तारत्व जो है वो घटेगा तो प्रबलता भी घटेगी। तो आपका सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों ही जो है वो आपके घटते हैं। अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न। टोटल 21 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न एक्स्ट्रा है आज। कि चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले जो पराश्रव्य ध्वनि उपकरण है उनके कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो मैंने बताया था ना अभी पराश्रव्य के बारे में कि कहाँ कहाँ यूज होता है चिकित्सा में, वो सभी आपको बताने हैं। 2000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 नहीं 20 हर्ट्ज से कम, या 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति। आंसर की बात करते हैं तो मैंने बताया था चिकित्सा के क्षेत्र में जो यूज किया जाता है उसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से जो है वो अधिक। और भी मैंने बहुत से इसके जो है आपको यूजेस जो है वो बता दिए। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, ऐसे ही आगे भी अच्छे से अच्छी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है जो आप सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो देख रहे हैं, और दोपहर के 3 बजे की भी लाइव टाइमिंग है जिसमें हम प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो प्रश्न लास्ट है आपका, नजदीक आती जो रेलगाड़ी है उसकी सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी जो है उसके लिए आवाज घटती जाती है। तो ये घटना किसका उदाहरण है? रमन प्रभाव, या फिर जूल थॉमसन प्रभाव, या फिर क्रॉम्पटन प्रभाव, या फिर डॉपलर प्रभाव? तो बताइए कौन सा सही होगा। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल डॉपलर प्रभाव इफेक्ट ही इसे कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि सोनार ये जो है वो यूज किसमें लाया जाता है? अंतरिक्ष जो यात्री हैं उनके द्वारा लाया जाता है, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा, या फिर नौ संचालकों के द्वारा? सोनार जो है हमने आपको बताया नहीं है, पर इसी चैप्टर से संबंधित है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर जो है वो आता है। आज के वीडियो में नहीं बताया, बाकी बता हम पहले चुके हैं। क्वेश्चन इतने टाइप के प्रश्न हमने प्रैक्टिस किए उनमें हम बता चुके हैं। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।